अगर आपको लगता है कि पश्चिम एशिया में चल रहा भू राजनीतिक तनाव सिर्फ वहीं तक सीमित है, तो आप गलत हैं। उस युद्ध का असर आपकी जेब तक पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतें, खाद की लागत, महंगाई, सरकारी खर्च और यहां तक कि देश के आर्थिक विकास दर भी इस संकट से प्रभावित हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब पूरी दुनिया भू राजनीतिक तनाव से जूझ रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत कैसे बनी हुई है? सरकार क्यों कह रही है कि फिलहाल अतिरिक्त कर्ज लेने की जरूरत नहीं है? आखिर तेल कंपनियों को 1.23 लाख करोड़ रुपए की मदद क्यों देनी पड़ी और हर दिन 650 करोड़ रुपए का नुकसान होने के बावजूद पेट्रोल के दाम लंबे वक्त तक स्थिर कैसे बने रहे? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले समझिए कि परेशानी क्या है। तो बात कुछ यूं है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। देश अपनी जरूरत के लगभग 85% कच्चे तेल को विदेशों से खरीदता है। इसके अलावा यूरिया और अन्य उर्वरकों के लिए भी भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है। अब अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले तेल और फर्टिलाइजर की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं। मतलब भारत को वही सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसे ही आयात बिल का बढ़ना कहते हैं। चलिए अब यह समझते हैं कि इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ सकता है। अब जरा ये सोचिए कि आपके घर का जो महीने का खर्च है, अगर वो अचानक बढ़ जाए तो क्या हो। और ऐसे में अगर आपकी आमदनी वही रहे जो अभी है, तो या तो बचत कम हो जाएगी या फिर आपको कर्ज लेना पड़ेगा। और देश की अर्थव्यवस्था भी लगभग इसी तरह काम करती है। महंगा तेल आने का मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। और यही वजह है कि सरकार इस वक्त कीमतों को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। मामला यहां तक पहुंच गया कि सरकार को तेल कंपनियों को 1.23 लाख करोड़ रुपए देने पड़े। लेकिन क्यों? सरकारी सूत्रों के मुताबिक पश्चिम एशिया संकट के बाद करीब 78 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल लगातार महंगा होता रहा। मतलब तेल कंपनियां महंगा तेल खरीद रही थीं और सस्ता बेच रही थीं। इसी अंतर को भरने के लिए सरकार ने उनको 1.23 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। इसके बावजूद कंपनियों को आज भी लगभग हर दिन 650 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तेल के दाम बेशक बढ़े हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार और तेल कंपनियां दोनों मिलकर आम उपभोक्ता पर अचानक बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ने देना चाहती। अब सबसे बड़ा सवाल, इतना खर्च होने के बाद भी भारत की आर्थिक वृद्धि पर इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा? और इसका जवाब है मजबूत घरेलू मांग। भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ निर्यात पर नहीं चलती। यहाँ 140 करोड़ लोगों का विशाल बाजार है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, कंपनियां निवेश कर रही हैं, जीएसटी कलेक्शन अच्छा आ रहा है, बिजली की खपत बढ़ रही है और निजी निवेश में तेजी दिखाई दे रही है। यानी देश के अंदर आर्थिक गतिविधियां लगातार मजबूत बनी हुई हैं और इस वजह से बाहरी झटकों का असर अभी तक हमारी विकास दर पर ज्यादा नहीं दिख रहा। चलिए अब ये जानते हैं कि देश के आर्थिक हालातों पर रिजर्व बैंक क्या कहता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी एक मजबूत संकेत देती है। रिपोर्ट बताती है कि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, महंगाई नियंत्रित स्तर पर है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट पहले से बेहतर है, वित्तीय बाजारों में फिलहाल ज्यादा अस्थिरता नहीं है। हालांकि रिजर्व बैंक ने ये चेतावनी भी दी है कि भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार संबंधी चुनौतियां आगे जोखिम पैदा कर सकती हैं। यानी फिलहाल तो हालात काबू में हैं, लेकिन सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। चलिए अब बात करते हैं खाद की। तेल की तरह
खाद भी महंगा हो रहा है। अगर सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाती तो किसानों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए उर्वरक मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.77 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी को लगभग दोगुना करने की मांग की है। और इसका मकसद साफ है, किसानों पर बोझ कम रखना और खेती की लागत को नियंत्रित रखना। लेकिन क्या सरकार को अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ेगा? अभी तक का जवाब है नहीं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल अतिरिक्त कर्ज लेने या पूरक अनुदान की जरूरत नहीं दिख रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जीएसटी कलेक्शन मजबूत है। राजकोषीय घाटा बजट लक्ष्य 4.3% के आसपास बना हुआ है। इसलिए फिलहाल अतिरिक्त कर्ज लेने या संसद से पूरक अनुदान मांगने की जरूरत नहीं है। यानी सरकार का खजाना अभी दबाव में जरूर है, लेकिन संकट की कोई स्थिति नहीं है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आगे सरकार की रणनीति क्या है। दरअसल सरकार 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। पहला मोर्चा विदेशी निवेश यानी एफडीआई को और बढ़ाना, और दूसरा मोर्चा विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना। दरअसल सरकार को यह उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में 80,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को पार किया जा सकता है। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश जैसी बड़ी योजनाएं इसी रणनीति का हिस्सा हैं। यानी सरकार ज्यादा कर्ज लेने की बजाय निवेश और परिसंपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल से पैसा जुटाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ये कहा कि भारत की विकास गति मजबूत बनी हुई है। उनके मुताबिक जीडीपी वृद्धि दर ये दिखाती है कि आर्थिक सुधार, कारोबार के लिए बेहतर माहौल और देश के लोगों की मेहनत भारत को लगातार आगे बढ़ा रही है। सरकार का फोकस ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने पर रहेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि पश्चिम एशिया का संकट भारत के लिए चुनौती जरूर है। महंगा तेल और महंगा फर्टिलाइजर सरकार का खर्च बढ़ा रहे हैं। तेल कंपनियों को भारी भरकम मदद देनी पड़ रही है और सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मजबूत घरेलू खपत, अच्छा जीएसटी कलेक्शन, बढ़ता निजी निवेश, नियंत्रित राजकोषीय घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा दे रहे हैं। यानी वैश्विक तूफान के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पश्चिम एशिया का तनाव लंबे वक्त तक जारी रहा तो क्या भारत इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएगा, या फिर महंगा तेल और बढ़ती सब्सिडी भविष्य में नई आर्थिक चुनौतियां पैदा करेंगे। इस पर आने वाले महीनों के आंकड़े काफी कुछ तय करेंगे। हालांकि ये सभी आकलन मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित हैं। अगर पश्चिम एशिया का तनाव लंबा खिंचता है, कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आती है, तो महंगाई, राजकोषीय घाटे और आर्थिक वृद्धि के अनुमान भी बदल सकते हैं। यानी फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक तूफान के बीच मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। लेकिन यह मजबूती हमेशा बनी रहेगी या नहीं, इसका जवाब तय करेंगे कच्चे तेल के दाम, पश्चिम एशिया के हालात और सरकार के अगले आर्थिक कदम। इसलिए ये कहानी सिर्फ ईरान या पश्चिम एशिया की नहीं, बल्कि आपकी जेब, महंगाई और भारत की विकास यात्रा की भी है। तो चलिए इस विषय पर हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।